नहीं चली, उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के खिलाफ जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह हो कि बजट सेशन के दूसरे मरहले में वक्फ तरमीमी बिल पर चर्चा को लेकर 3 दिनों तक लगातार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से स्पीकर को असेंबली की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुरेश शर्मा ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार ऐवान की कार्रवाई न चलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। बजट सेशन के बाद सुरेश शर्मा श्रीनगर में पहली बार प्रेस से मुखातिब थे। इस मौके पर RS पठानिया भी मौजूद रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि बजट सेशन के दूसरे मरहले में बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेंबरान प्राइवेट और रेजोल्यूशन बिल पेश किया गया था, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने असेंबली नहीं चलने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली दफा हुआ है कि सवाल के जवाब देने से बचने के लिए हुकूमत ने असेंबली नहीं चलने दी है। मैं कहता हूं कि इंतहा तब हुई जब इन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में, हिस्ट्री में, सरकार खुद ही सदन को नहीं चलने दे रही। स्पीकर आपका और आप ही नहीं चलने दे रहे हो, सरकार आपकी, आप ही नहीं चलने दे रहे हो। तो ये पहली बार एक ड्रामा वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 3 दिन इन्होंने सदन न चलने दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकांश मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने बिल्स लाए थे, रेजोल्यूशन लाए थे, कॉल अटेंशन लाई थी, ताकि लोगों के इश्यू यहाँ पे डिस्कस न हो, हमें जवाब न देना पड़े। सरकार भागी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हिजब इख्तिलाफ के लीडर ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ PDP को भी आड़े हाथों लिया है। जम्मू कश्मीर की साबिका हुकूमतों और यूटी बनने के बाद के हालात का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार में रहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कारकुनों की जान की हिफाजत नहीं कर सकी। उन्होंने कहा है कि NC और PDP ने हमेशा PSC की मुखालिफत की है, जबकि इसी वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वाक़यात में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि PDP के साथ इत्तेहाद के दौरान अगर BJP की सलाह पर अमल किया जाता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यहाँ पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा यहाँ पे स्कूल जले, यहाँ पे हॉस्पिटल्स जले, यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की जितनी बिल्डिंग्स थी वो जले। वो कब जले? जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी बात असेंबली में भी कहती है और बाहर भी कहती है कि उनके 10,000 वर्कर्स मारे गए। बोलते हैं ना, तो कब मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स? तब मारे गए जब फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के पास होम डिपार्टमेंट था। जब से भारत सरकार ने यहाँ की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर यहाँ मारा नहीं गया। कि अगर 50 बंदूकों को PSA लगाना पड़े, 500 को न मारना पड़े, तो 50 PSA जायज है। ठीक है ना? ये कहते हैं PSA। भाई तुमने PSA नहीं लगाए इसलिए 150 लोगों का कत्ल किया तुमने। अगर तुमने 10 लोगों को तब PSA लगाया 2010 में, तो 150 लोग नहीं मरते। महबूबा मुफ्ती मैडम को भारत सरकार ने कहा तुम 40 लोगों को PSA लगा दो, अंदर कर दो, 125 लोग नहीं मरेंगे, आंखें नहीं जाएंगी लोगों को। लेकिन इनको मारना मंजूर है, PSA लगाना नहीं। हम कहते हैं हम PSA लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे कि कत्ल न करना पड़े। कश्मीर का व्यक्ति, कश्मीर के गरीब के नौजवान की छाती में गोली न लगे, यह इंश्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर नासिर असलम वानी ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि BJP ज़मीनी हकीकत को छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि यूटी बनने के बाद भी दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी नहीं आई है। अखनूर के ताजा वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि सिर्फ बयान देने से जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदलने वाले हैं। CM नेक के मुशीर ने यह भी कहा है कि BJP के रवैये में आज भी कोई तब्दीली नहीं आई है। उनका काम है जो है मुखालफत करना, लेकिन कभी कभी सोच ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत ना करें। उनको ग्राउंड सिचुएशन की कुछ पता नहीं है। पहले भी जब वो PDP के साथ मिलकर यहाँ सरकार चला रहे थे, तब भी उनको कुछ पता नहीं था। उस वक्त भी मज़े की नींद में सोए थे, आज भी वो गफलत की नींद में सो रहे हैं। हालात वो नहीं है। अभी आप देखिए, रोज़ बरोज़ एनकाउंटर चल रहे हैं, रोज़ बरोज़ हलाकतें हो रही हैं। बहुत अफसोस की बात है, आज भी एक जान ज़ाया हो गई। इनके कहने से हालात यहाँ बदलेंगे नहीं, ग्राउंड पे काम करके हालात बदलेंगे। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ स्टेट की ज़रूरत हमारे ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, मगर इस स्टेट को
इस जम्मू कश्मीर को वापस जो है नॉर्मलाइज करने के लिए और एक ही कमांड में चलाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है। ऐसे अलग अलग रास्तों पे बात करके बात बनेगी नहीं। और इसी पर खास चर्चा के लिए बीजेपी स्पोकपर्सन रविंदर सिंह सलाथिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोकपर्सन सोफी अराफात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीडीपी की तरफ से स्पोकपर्सन जोहैब यूसुफ मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करना चाहेंगे। रविंदर साहब, आप भी जानते हैं कि 3 दिन असेंबली हंगामेदार रही है और किसी भी अहम मसले पर चर्चा नहीं हो पाई है। बीजेपी साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह इल्जाम लगा रही है कि जानबूझकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से ये ड्रामा और हंगामा किया गया है, जिससे कि जो भी इस सवाल है उनके जवाब ना देने पड़े। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आप सभी को पता है, जैसे कि सब लोगों ने देखा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर हाउस को चलने नहीं दिया गया तो किस चीज के ऊपर एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या बिल पास की गई पार्लियामेंट में जिसके ऊपर कम से कम हमारे लोगों को बात करने का पूरा हक था। और ऑनरेबल स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ किया। तो सारे मेंबर्स के जितने भी इमोशंस थे और लोगों के एस्पिरेशंस को वो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनको वहां पर इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, उस बिल को डिस्कस नहीं किया जाएगा या कोई रेजोल्यूशन वहां पर पास नहीं करने दिया जाएगा, चलिए रेजोल्यूशन और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, कम से कम बात करने के लिए अगर उनके पास टाइम नहीं दिया जाएगा, तो हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। ये हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का मसला है और जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर वक्त से रिलेटेड लोगों के एस्पिरेशंस जुड़े हैं और लोगों का गम गुस्सा है इस बात को लेकर कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बिल लाई है तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को दर्शाती हुई जो हमारी सरकार है और उसमें बैठे हुए जो लेजिस्लेटर्स है, उनको अगर बात नहीं करनी जाएगी तो हाउस कैसे चलेगा। और और फिलहाल आपको बता दें कि इस बार 3 दिन असेंबली हंगामेदार रही, जहां तमाम लीडरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर हंगामा जारी रहा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बीजेपी की मुखालिफत की जा रही है, लेकिन बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तमाम इल्जाम लगाती नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर असेंबली में 3 दिन मुखालिफत जारी रही, जिसके चलते किसी भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है। पीडीपी का रुख करते हैं। जोहैब यूसुफ साहब, पीडीपी भी ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाती नजर आई है। पीडीपी ने भी वक्फ कानून को लेकर मुखालिफत की है और पीडीपी ये भी कह रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है वो केवल ड्रामा है, क्योंकि बाहर जिस तरह की जो तस्वीरें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरकज के नेताओं के साथ वो सामने आती हैं, तो ये किस तरह का दोहरा रवैया है और असेंबली में जो उनका व्यवहार है वो अलग तरीके से नजर आता है। ऐसा क्यों पीडीपी को लग रहा है? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन थे अभी जो बात कर रहे थे, उन्होंने खुद ही इस चीज़ का आंसर दे दिया। अगर आप थोड़ा उसमें कॉन्टेक्स्ट में जाएं, खुद ही आंसर दे दिया कि स्पीकर साहब ने वक्फ पे अलाउ नहीं किया बात करना। बीजेपी भी इसी चीज़ पे हंगामा करती है कि भाई वक्फ का जो है आपका कानून वो लेजिटिमाइज हो चुका है और हम इसके खिलाफ बात करने नहीं देंगे, जो कि हम मानते हैं बिल्कुल गैर कानूनी है। और उसी तरीके से स्पीकर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पीकर बनाया है, तो फिर क्या ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पीकर साहब हैं, अहदेदारान हैं, वो सारे वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? और दूसरी चीज, क्या ये भी सच है कि अगर आपके स्पीकर साहब ने बात नहीं करने दी आपको वक्फ पे या किसी भी लेजिस्लेटर को, तो क्या उस स्पीकर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए रेडी हैं? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माय नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंड, क्योंकि इन्होंने ही बनाया है उन्हें स्पीकर, इन्हीं के वोट नंबर्स की वजह से वो स्पीकर बने हैं। तो अगर आप उन्हीं को वो अलाउ नहीं कर रहे हैं बात करने के लिए, तो इनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाउस को अच्छी तरह से चलाने के लिए, तो दे शुड टेल हिम टू स्टेप डाउन। अब ये कैसा दोहरा मापदंड है कि हम एहतिजाज भी करेंगे, हम एट द सेम टाइम स्पीकर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम बीजेपी की भी बात बोलेंगे? ये तो एक हिसाब से एक कॉन्कॉक्शन सा लग रहा है। द पॉइंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज नॉट बीन एबल टू गिव concrete answers to the problem of Jammu and Kashmir. Statehood, कम से कम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मसला सिर्फ स्टेटहुड नहीं है,
स्टेटहुड इनको बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है ताकि ये लोग अच्छे से राजताज कर सके। यहाँ के लोगों बाशिंदों की इज्जत नफ्स का मामला है, उसकी आइडेंटिटी का मामला है, 370 आर्टिकल के बारे में उसका मामला है, और उसके अलावा अब तो ये सारी बातें 370 और स्टेटहुड और इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है। देयर इज अ ह्यूज असॉल्ट ऑन द मुस्लिम आइडेंटिटी अक्रॉस द कंट्री। पूरी इस टाइम हिंदुस्तान ये देख रहा है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का एक ही वाहिद मुसलमान चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में। उनकी तरफ नजर दे रहे हैं सारे लोग कि लीडरशिप यहां से आएगी, कश्मीर से आएगी। अगर हम भी अब कोई कॉन्क्रीट बातें ना करें तो फिर ये कैसे चलेगा। दूसरी चीज, फाइनली मैं आपको एक बात बताऊं बिफोर यू गो ऑन टू द अदर पैनलिस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन अ वेरी स्मार्ट मैनर हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ द ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन भी खुद करना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी खुद ही चलाना चाहते हैं, ताकि बाकी सारे लोगों को कोई बात ना बोलनी पड़े और बाकी सारे लोग जो है जो रियल मुद्दे हैं कश्मीर के वो ना उठा पाए। तो ये ऑपोजिशन भी खुद करते हैं और गवर्नमेंट भी खुद चलाते हैं। बीजेपी की बात एक हिसाब से यही करते हैं और यही लोग फिर उस चीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें जी स्पीकर साहब ने नहीं बोलने दिया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर होल डायरेक्शन इन विच दे आर वांटिंग टू रन द स्टेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। हम बस आपसे बिल्कुल हम्बल तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हाउस को चलाइए, अपनी इज्जत, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की इज्जत की भी ख्याल रखिए, हाउस भी चलाइए। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है 5 साल के लिए, आप उसको भी चलाइए, अच्छी बात है। आपके पास गवर्नमेंट है, चलाइए। पर जो वादे किए हैं लोगों के साथ और जिस तरीके से हिंदुस्तान का, कश्मीर का मुसलमान आपको देख रहा है इस टाइम, उसकी तो इज्जत नफ्स के लिए कुछ तो बात कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते कम से कम बात तो कर सकते हैं आप। सो दीज आर आवर कंसर्न्स। और इसमें हम सियासत नहीं कर रहे, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं। दैट्स ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम। जी बिल्कुल ठीक है ज़ोहैब साहब। रविंदर सिंह जी का रुख करते हैं। रविंदर सिंह, जिस तरह देखा जा रहा है असेंबली के 3 दिन हंगामेदार रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली, कभी पीडीपी के साथ और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अगर मुद्दों की बात आप करते हैं तो यहाँ उमर अब्दुल्ला यही बयान देते नजर आए हैं। कई बार उनकी तरफ से बयान सामने आ चुका है कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और इस तरह सवाल खड़े किए जाने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ठीक नहीं है। और ये भी वो कहते नजर आते हैं कि संतुलन अभी पूरी तरह से मरकज के साथ नहीं बना है। फिर वो स्टेटहुड को लेकर भी जो बहाना है वो देते हैं। ऐसा है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के प्रवक्ता को मैंने सुना जी, ये जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, वो काफी देर के बाद इलेक्शन हुआ और काफी लोगों की एक्सप्रेशंस थी कि अब असेंबली सेशन लगेंगे, उसमें हमारे विधायक जो होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे और डेवलपमेंट वर्क्स की बात की जाएगी। और जो भी हमने अपने चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, हर एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्कआउट करना था, उसको काम को सरे अंजाम पहुंचाना था जी। मगर बदकिस्मती ये हुई कि जो 2 सेशन लगे, एक तो सेशन बजट सेशन था जो 20 दिन का था और एक छोटा सेशन था 3-4 दिन का, जिसमें आपने ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखा, पूरे हिंदुस्तान और पूरी मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में जो जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो बाहर वीडियोस गए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मंदिर होता है, वो चाहे वो आपके मुस्लिम भाई उसको कुछ भी कहे, मगर उसका जो सेंसिटिविटी रखनी थी वो किसने रखी। अगर उसमें वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ और राज्यसभा में भी डिस्कस हुआ और मेजॉरिटी के साथ वो पास हो गया और उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने उसको मोहर लगाई और वो अमेंडमेंट बिल बन गया। जब एक बिल बन जाता है उसमें स्पीकर साहब की गलती कहाँ थी? स्पीकर साहब ने अपना पक्ष बिल्कुल ठीक दिया कि जो एक बिल बन गया मैं उसको यहाँ पर नहीं पेश कर सकता, उसके मोशन को मैं रिजेक्ट करूंगा। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस पे हाय हल्ला मचाने शुरू करके अब लोगों के जो काम थे, जो लोगों के डेवलपमेंट वर्क्स थे, जो लोगों ने वहां पे अपने रेजोल्यूशंस देने थे एमएलए साहिबान ने डेवलपमेंट के लिए, वो किसने रुकावट की?
मगर मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूं कि उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें दी हैं, अब उनको लग रहा है कि वो चीजें हम पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये हम ऐसा कोई भी ठोस कदम उठाएंगे जिससे ये चीजें वो नल एंड वाइड हो जाए और हम अपना काम चलाते रहें। मगर जो उस असेंबली में कुछ नारे लगे, जो नारे तकबीर, ये बहुत ही एक घिनौना काम किया गया उस असेंबली में, क्योंकि ये नारे तो मस्जिदों में लगे। जहाँ 1989 में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, उस समय ये नारे लगते थे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो ये चीजें जब इस असेंबली में पेश हुई और ऐसे नारे लगे, तो ये एक मुझे मानना पड़ेगा कि ऐसी चीजें अगर उसका कोई सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है कि वैसी असेंबली किसी को नहीं चाहिए, ना ही किसी को ऐसी स्टेटहुड चाहिए जहां पर ऐसे नारे लगेंगे, ऐसा वाहियात ड्रामा किया गया। ये चीजें नारे उसको कबूल नहीं किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। तो हम यही चाहते थे कि असेंबली लगे। लोगों ने डेली वेजेस की बात की हुई थी, इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। अब डेली वेजेस को लगाना इनका काम था, मगर आप पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं हमने कमेटी बना दी। दूसरे काम जो और भी इन्होंने कहा कि हम वो देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। अब वो AAY को इन्होंने इंडोर्स कर दिया कि उनको देना है, और वो भी जो हमारी स्कीम है सेंटर की, वो सिर्फ 2 साल के लिए है, और ये कह रहे हैं कि हम 5 साल उनको रेगुलर देंगे। वो कैसे देंगे? तो ऐसी राशन वितरण की बात है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जिसके ऊपर वर्कआउट करना था। मगर मुझे अफसोस है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जैसे PDP के प्रवक्ता का ड्यूल सिस्टम को खेल रही है, विपक्ष का भी काम कर रही है और सरकार का भी काम कर रही है। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो ऐसे हाउस नहीं चलेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमिटमेंट पे है। जो चीजें अगर उसको कहा गया कि स्टेटहुड देनी है, वो कैसे देनी है, कब देनी है, ये तो सेंटर के उसके पाले में है, और सेंटर जब कहा है कि देनी है तो देंगे, मगर हालात को मद्देनजर रखा जाएगा, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। तो ऐसी चीजें जब भी होंगी उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर वर्कआउट होगा और उसको स्टेटहुड की बात होगी। मगर अब तो यही एक मुद्दा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी चीजों से पीछे हट रही है, बैकआउट हो रही है, और उसके कारण ये चीजों का रस्प डाला जा रहा है असेंबलियों में, और असेंबली में लोगों की बात को जो काम की बात है वो उन्हें नहीं दे रही। मैं यही कहूँ। ठीक है, सोफिया राफत जी, इसका सीधा जवाब मैं आप ही से चाहूंगी। जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही है और लंबे वक्त से ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर खड़े किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए थे और आवाम के हक के जो मसले हैं उन्हें उठाने की इस सेशन में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। यही कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की वजह से जो असम में वो चर्चा है वो नहीं हो पाई है। एक तरफ PDP दोहरा रवैया बता रही है। PDP ये भी कह रही है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ आते हैं तो ये वाकई जो मुद्दा है वक्फ का वो उठा रहे हैं, नहीं तो ये असेंबली के बाहर ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई ड्रामा की बात तो है नहीं। नॉर्मली एक गवर्नमेंट इलेक्ट होती है 5 साल के लिए, और जितने भी मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हुए हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे दूसरे बड़े लीडर रिपीटेडली इस बात को पब्लिक के सामने दोहरा रहे हैं कि जो भी हमने वादे किए हैं उनके ऊपर हमने वर्कआउट करने का प्रोसेस तहत होता है, और हर एक चीज का एक टाइम होता है। ये भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम ओवरनाइट करें, या कोई भी सरकार आके बोले कि हम ओवरनाइट इस चीज को करेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और यही लोग जो इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कल जब सरकार अपना कामकाज ठीक से करने की कोशिश करेगी और उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाई, ये हमें पूरा यकीन है कि ये तब लोग चाहे अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन ये उस वक्त इस बात को एक्नॉलेज अपनी जगह करेंगे। बाहर ये पब्लिक भी इस चीज को बोले या ना माने, लेकिन हम लोग उस चीज में वचनबद्ध है और पूरी तरह से हमारी सरकार जो है उस चीज पर काम करेगी। दूसरी रही बात जो हमारे PDP के लर्नड फ्रेंड बोल रहे थे यहाँ पर कि जो स्पीकर साहब का रवैया था, तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह की बात है। देखिए, स्पीकर साहब नो डाउट ही हैज बीन इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट as soon as he assumes the chair of speaker, he is technically part of no political party. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं होता है। वो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं और अपनी विजडम के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज को अलाउ करना है, किस चीज को डिसअलाउ करना है। हालांकि हमें इस चीज का बहुत बड़ा शौक है अपनी जगह, बिल्कुल इस चीज की मतलब हमें क्या कह सकते हैं कि इस चीज का दुख है
कि ऐसा उन्होंने डिसअलाउ किया। हालांकि उन्होंने जो रूल्स कोड किए या चाहे वो वैलिड है या नहीं है उस चीज को में मैं तो इस वक्त जाना नहीं चाहूंगा। ये हमारी पार्टी लीडरशिप और हमारे लेजिस्लेटर्स इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि उनको क्या स्टेप लेना होगा, वो कैसा स्टेप लेना होगा, क्या करेंगे इस चीज को लेकर, ताकि ये चीज जो पब्लिक डोमेन में इस वक्त इस हिसाब से गर्दिश कर रही है तो उसके बारे में उनको कोई फैसला तो लेना ही होगा और वो बहुत सही फैसला होगा। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर इज नॉट मतलब हमारी तरफ से तो वो कोई ऐसा ये तो नहीं कि रेलेवेंट चीज है कि जो इस वक्त करनी चाहिए, बल्कि रेलेवेंट चीज ये है कि वक्फ बिल के ऊपर पार्लियामेंट यानी असेंबली और असेंबली से बाहर एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या रहता है और उसके ऊपर किस तरीके से वो आगे बढ़ाती है, फॉलो अप कैसे करती है, ये चीज देखना जरूरी है। और इस चीज के लिए हम पूरी तरह से वादाबंद है कि हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और रही बात जो हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस थे, बिल्स थे, हाउस चूंकि साइनेडाई एडजॉर्न हुआ है और साइनेडाई एडजॉर्नमेंट के बाद जो भी बिल्स अभी इस वक्त टेकअप की गई थी पेंडिंग है और एज सून एज द असेंबली रिज्यूम्स वो सारे बिल दोबारा से टेकअप किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो या गवर्नमेंट की तरफ से जो जितना भी बिजनेस उस में रखा गया है, एलोकेट किया गया था। तो एज सून एज हमारे पास असेंबली सेशन बुलाने का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं बुला सकते हैं, कभी भी सेशन कॉल किया जा सकता है और उन चीजों पे डिस्कस की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो देखिए बीजेपी जो हमारी तरफ इल्जाम लगा रही है या जो एलओपी सुनील शर्मा जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया कि एमसी ने अपने वर्कर्स को क्यों नहीं बचाया, तो उस वक्त के लिए मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसे हालात से गुजरी है और वो खुद इस चीज के विटनेस है, वो यही के रहने वाले हैं। उनका इलाका किश्तवाड़ डोडा, उस इलाके में चिनाब वैली में भी हालात इस तरीके के खराब थे कि कोई भी आदमी इंसान तो इस वक्त बात नहीं कर सकता था और बाकी चीज उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबके लिए यही थी कि अपनी जान बचाई जा सके। इतने खराब हालात थे और यही पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे सरपेरस्त है कि चाहे 2% वोटिंग से ही स्टार्ट क्यों नहीं किया, आज हमने 77% लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट किया। ये सभी पार्टियों की मिलीजुली कोशिश है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा क्रेडिट इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जाता है और उसमें बीजेपी का मिनिमम क्रेडिट है क्योंकि उन्होंने यहां पर उस तरीके से कभी भी अपने वोटर्स को और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें तो उस हिसाब से वो कामयाब हुए नहीं, हालांकि उन्होंने काफी कोशिश की थी। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट चीज एक असर्शन ये है, 5 साल इनके पास पूरी तरह से थे 2019 से 2024 तक, और उससे पहले भी हालांकि 2014 से ही इनकी गवर्नमेंट थी। अगर ये उस हिसाब से देखते तो एक भी चीज नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अभी बोल रहे थे कि पैलेट नहीं चलने चाहिए थे, पीएसए लगने चाहिए थे, लोगों की किलिंग नहीं होनी चाहिए थे। एवरी टाइम सेंटर वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन कश्मीर, और सेंटर ही उस टाइम भी थी जब यहां से कश्मीरी पंडित्स को माइग्रेट होके भागना पड़ा, उनको अपने ये घर छोड़ के जाना पड़ा। तो उस वक्त तो पूरी सरकार ही, पूरी ही मशीनरी सेंटर से लेकर श्रीनगर तक, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इनके पास ही थी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हो या जितने भी फोर्सेस हो, वो तो सभी इनके कंट्रोल में रहे। और जम्मू कश्मीर पुलिस तो हमेशा फोर फ्रंट पे रही है। उनके घरों के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर हमले हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने काफी कोशिश करके अपनी जानों का नजराना देके हालात को इस लायक बनाया है कि इस वक्त हम आपस में डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और ये सब के पीछे एक पॉलिटिकल सिस्टम ने काम किया है। हमारे जवानों ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे वर्कर्स ने दोबारा से इस चीज के ऊपर लोगों को लाया है कि उनका विश्वास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर रहे और वो बिल्कुल सही तरीके से इस चीज को ले कि हम एक ऐसे मुल्क का हिस्सा है जो मुल्क हमें अपना मानता है, खाली ये नहीं कि कागजी तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कमी रही है। और इस वक्त में पर्टिकुलरली बीजेपी की बात करूंगा, पिछले 3 टेन्योर से इनकी सरकार है और इस हिसाब से इन्होंने इतना बड़ा कोई स्टेप नहीं लिया जहां पर हमारे नौजवान ये फील करे कि उनके लिए हैंड होल्डिंग हुई है, उनके लिए जॉब पैकेजेस हुए हैं। हमारे ट्रेडर्स, हमारे होटलियर्स, पोस्ट मिलिटेंसी पंजाब के लिए जिस तरीके से एक क्यूरेटेड पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, तो अभी तक जब यहाँ पर कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, ये नहीं कर सकते थे तब। बिल्कुल 2019 से आज तक ये बोल रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हो गए, तो इन बिटवीन दैट ऐसा कुछ कर सकते थे जहां से हमारे उन मुश्किलात को हल दे सकते थे जो इस वक्त चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार को बोले वो सब करने के लिए जिसके पास उन्होंने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत अभी बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं है।
और अभी किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर डोमेन किसका क्या है। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस। जी बेशक। ज़ोएब साहब कितना इत्तेफाक रख रहे हैं सोफी साहब की बात से, तमाम बातें उनकी तरफ से बताई गई हैं और ऐसे में ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि खाका उनकी तरफ से तैयार है जिस पर काम चल रहा है और बार बार उस पर जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जल्द ही जो उसका रिजल्ट है और आवाम को जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे हमारे बीजेपी के सलाठिया साहब ने अच्छी बातें कही हैं और उनका भी जवाब देना ज़रूरी है। और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोफी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, दोनों की बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सिंपल बात यह है, पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात करूँगा क्योंकि उन्होंने बात की है, नारे तकबीर वाली बातें की हैं, उन्होंने ये सब बातें की हैं। तो सिंस दैट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द पिक्चर, आई हैव टू से समथिंग। नारे तकबीर जो डेमोक्रेसी का मंदिर होता है, जो डेमोक्रेसी की जगह होती है, वहां पे ये नारे नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल सही कहा है आपने। बट एट द सेम टाइम जय श्री राम के भी नारे पार्लियामेंट में नहीं लगने चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं ये बीजेपी ने सिखाया है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में जब आपको याद होगा, जब पिछली बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस वहां पे ओथ ले रहे थे, तो एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन, उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने भी कहा अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। बट उन्होंने ये तब कहा जब बीजेपी के 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जय श्री राम के नारे लगाए पार्लियामेंट में। तो ये जो रिलीजियस डिवाइड या रिलीजियस बेलिजरेंस, ये सारी चीजें हैं, ये पर्सनल डोमेन में अभी तक थी। लेकिन जो रिलीजियस बेलिजरेंस, जिस तरीके से ये हाइपर नेशनलिज्म और उसके साथ रिलीजन को जोड़ना, ये हमें बीजेपी ने सिखाया है। तो अब ऑब्वियसली जब वहां से वो लोग थोड़ा बहुत वो करेंगे तो यहाँ से भी ऐसी बातें होती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निंदनीय है। बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर इज अनफॉर्चुनेटली एन अनाथेमा for the BJP, but I have to say our country is a secular country, pluralist country, और नारे तकबीर और जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए। इनको भी ये अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से, MP से ऊपर तक बोलना चाहिए कि कम से कम रिलीजियस नारे पार्लियामेंट में भी ना लगाए। यहां से भी पूरी कोशिश होगी कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिविलाइज्ड नेशन। वी शुड नॉट बी, मतलब चेस्ट थम्पिंग हमें अपने रिलीजन के बारे में नहीं करनी है। ये हुई एक बात। दूसरी चीज, अभी हमारे सोफी साहब बात कर रहे थे अबाउट स्टेटहुड की बात कर रहे थे, और खास करके ये कंसिस्टेंटली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछा जाता है कि आप जो है, आपके जो वादे हैं जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, PDP के मैनिफेस्टो में नहीं या किसी और के मैनिफेस्टो में नहीं, आपके मैनिफेस्टो में जब कुछ बातें आपने ही बोली थी, 12 सिलेंडर फ्री देंगे, फलाना देंगे, यूनिट बिजली के फ्री देंगे, रेगुलराइज जॉब्स करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, उसको रिवैम्प करेंगे, ये सारी चीजें आपने कही है, हमने नहीं कही है। और इन सारी कुछ मुद्दों पे आपको लोगों ने वोट दिया है। अब जब आपको कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पोजीशन है चीफ मिनिस्टरशिप पाने के बाद भी थोड़ी डाइल्यूटेड है, तो उसमें बेटर करने के लिए उस चीज को आप अर्जेंसी दिखा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड मिल जाना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके, ये हो। लेकिन दूसरे साइड से जब आपके वादों के बारे में हम बात करते हैं कि आपके रेगुलराइजेशन, वो तो आपके डोमेन में है रेगुलराइज करना, बाकी सारी चीजें 12 सिलेंडर फ्री देना, वो तो आपके डोमेन में है, उनमें बोलते हो आप कि नहीं जी अभी 5 साल है। तो क्या गलत करते हैं बीजेपी वाले जब आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब सही टाइम आएगा तब हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। उसी तरीके से ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास 5 साल है, अभी जब सही टाइम आएगा हम आपको 12 सिलेंडर देंगे, तब हम आपको नौकरियां देंगे। तो क्या हो गया, अभी 5 लाख नौजवान जूझ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, 10 लाख नौजवान जम्मू कश्मीर में, जो कि MHA की रिपोर्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि 13 लाख बच्चे यहाँ पे ड्रग्स में मुलविस है। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, 5 साल है हमारे पास, 5 साल के बाद ठीक करेंगे। इनका आंसर है 5 साल, लेकिन स्टेटहुड के लिए काफी अर्जेंसी है। दिस इज अ हिपोक्रिटिकल आंसर, ये ठीक बात नहीं है। और फाइनली मैं आपको बताऊं कि बात सही कह रहे हैं कि PDP और BJP के पास जब अलायंस का मौका था, उस टाइम पे भी थोड़ा
टाइम था, चीज़ें ठीक करने का कोशिश की थी, हालात ख़राब थे। फिर 2019 से लेके 2024 तक बीजेपी के पास पूरा उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ये बात भी सच है। आप ये बात सुन सकते हैं जी ज़ुहैब साहब, लेकिन इस वक्त भी तो पहले तो दूरियां बनी रही, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है, लेकिन 2009 से लेके 2014 तक भी तो इनके पास पूरी गवर्नमेंट थी, सारा कुछ था इनके हाथ में, 90s में भी था, 87 में भी था। इन लोगों ने कश्मीर की परेशानी दूर क्यों नहीं की? जब इन लोगों ने 2003 में बीजेपी के साथ अलायंस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलायंस किया था, उस टाइम इन लोगों ने दूर पर कश्मीर की परेशानी। ठीक है, इसका सीधा जवाब बीजेपी पर्सन से ले लेते हैं, रविंदर जी से। ठीक है, मैं लौटूंगी ज़ुहैब साहब आप तक। रविंदर जी, अगर देखा जाए तो बीजेपी पर भी यही इल्जाम लग रहे हैं कि अपने इख्तियार में बीजेपी ने कोई खास तब्दीली नहीं की है। बड़े बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, लेकिन बीजेपी ने कोई खास काम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नहीं किया गया है। किस तरह आप इन बयानों को देख रहे हैं? ऐसा है कि अगर हम 2014 से पहले चले जाएं तो, और 2014 से जब मोदी साहब ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली एज ए प्रधानमंत्री, और उसके बाद उनका स्टेट वे यही था कि फोकस था कि जम्मू कश्मीर का कैसे उत्थान किया जाए। जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज को लेकर, जम्मू सेंटर की जितनी भी पॉलिसीज थी वो कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, वो सभी चीजों के लिए उन्होंने बहुत ही अपनी जिज्ञासा दिखाई। और आपको मालूम है कि 2014 के बाद जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए, G20 का कश्मीर में होना कोई आम बात थी? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसे पटल पे लाया जाए, पूरे देश के पटल पे लाया जाए, उसको हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के पटल में लाया जाए कि G20 यहाँ पे कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो दिखाना चाहते थे मोदी साहब सारे वर्ल्ड को। तो उन्होंने वो दिखाया, वो करके भी दिखाया। उसके बाद अगर हम ये कहें कि ये जो आज ट्रेन जो अभी 19 तारीख को 19 अप्रैल को अब जो वंदे भारत कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर कटरा से लेकर कश्मीर तक चलेगी, वो एक छोटा स्टेप होगा। जो 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज टनल्स, ये कोई छोटी बात थी? IIM IIT एम्स, ये कोई छोटी बात थी? तो ये कहें कि 2014 से पहले आप इसको चीजों को माप ले और 2014 के बाद इसको माप ले, जैसे ये कह रहे हैं कि उसके इसमें 5 सालों में हुआ कुछ नहीं जी। तो मैं ये इनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप अब भी नहीं समझोगे कि जो केंद्र की सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लिए कितनी उसके लिए काम कर रही है, प्रोग्रेसिव सोच के लिए काम कर रही है, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चाहे सरकार कोई भी रहेगी पर पॉलिसी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। जैसी जितनी भी पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू हो रही है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रही है और सभी को उसका फायदा मिल रहा है। अब मैं ये थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, और एक साल में एक लाख नौकरी हिस्से आती है, और 6 महीने 16 अप्रैल को इनके हो जाएंगे 6 महीने, तो कम से कम भी इन्होंने 50,000 नौकरी देनी चाहिए थी ना इस समय 6 महीनों के अंदर अंदर, मगर इन्होंने सिर्फ एक ही नौकरी दी। इनके बहुत ही आला नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी उनके भतीजे को बैकडोर एंट्री देकर उनको लगाया गया। तो अगर ऐसी सोच लेके, ऐसी मानसिकता लेकर चलेंगे तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगी? मैं यही कहूंगा कि अब भी टाइम है कि हम केंद्र की सरकार को सपोर्ट करें, और जितने भी जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि असेंबली में, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि असेंबली में अब जब भी असेंबली हम लगाएंगे उसको हम वो बिल्स लाएंगे, तो इसका मतलब कि आप उस चीज को फिर बैकआउट करेंगे जो प्रोटेस्ट यहाँ पे अभी कर रहे थे आप असेंबली में। अभी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि आप कभी भी हम सेशन बुला सकते हैं, हमारे पास राइट है, और हम उसमें लोगों के MLAs के बिल पेश करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो जो प्रोटेस्ट ये 3-4 दिन में किया है, ये किस लिए किया था? तो ऐसा यहाँ तो ये गारंटी दे कि अब जो भी असेंबली लगेगी उसमें ये प्रोटेस्ट नहीं होंगे, तो फिर डेवलपमेंट की बात की जाए। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि इनको सद्बुद्धि आए, और इस असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो काम लोगों के बहुत देर से रुके हुए हैं,
उनको काम को किया जाए, जितने भी लोगों के डेली वेजेस हो चाहे कोई भी हो, उनका काम कैसे हमने करना है उसके लिए बात करनी चाहिए। मेरा यही पक्ष रहेगा। ठीक है रविंदर जी। सोफिया अराफात साहब, रविंदर जी के इल्जामात का जवाब मैं आप ही से चाहूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तदार में है और कथनी करने में फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नौकरी का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है। नौकरी जाहिर है 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो नौकरी का दावा किया गया था और भी कई दावे हैं, उन पर किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें देख रही है? कब तक आवाम को ये सहूलतें मिल जाएंगी? कब तक जो आवाम है उससे आराम होगा और उनकी तरफ से जो भी मैंडेट दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो पूरा होगा? सलाथिया जी ने हमारी सद्बुद्धि के लिए दुआ की है, तो मैं भी उनकी सद्बुद्धि के लिए दुआ करता हूं। ठीक है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इस वक्त ये अपने पाले में ले रहे हैं, नो डाउट कि इनके टाइम पे वो कंप्लीट हुए, लेकिन उनकी नींव और उनकी बुनियाद जो है यूपीए गवर्नमेंट में ही लगी थी। अगर हम यहाँ पर जिस टनल का नाम, जिसको हम नाश्री टनल बोलते हैं, जिनका नाम उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा हुआ है, उसकी बुनियाद हमारे उमर साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही लगाई थी 2008 में, और उसी टाइम तक उधमपुर से भी आगे काम शुरू हो गया था और उधमपुर तक वो हाईवे उस वक्त कंप्लीट हो गया था 4 लेनिंग का। और यहाँ तक की बात है कि जो श्रीनगर बानिहाल वाला पोर्शन है और जहाँ पर जो पीर पंजाल वाली टनल है, उसका भी जो नींव है, वो बुनियाद है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लगी थी। और जो अनंतनाग और बारामूला रेलवे जहाँ पर जो सेक्शन है, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही उसका इनॉग्रेशन किया था। और ये रेलवे और सड़क और बाकी फैसिलिटीज देना, और जो एम्स की ये बात कर रहे हैं और बाकी चीजों की बात करें, जब गुलाम नबी आजाद साहब सेंटर में यूनियन होम ये हेल्थ मिनिस्टर थे, तभी के सैंक्शन किए हुए कॉलेजेस हैं और उसी टाइम से उन पे काम लगा था। हाँ, बीच में यहाँ पर काम की रफ्तार सुस्त है और कई बार हो जाती, क्योंकि हमारे पास वर्किंग सीजन बहुत कम होते, इसलिए जो प्रोजेक्ट्स 5 साल में कंप्लीट होने चाहिए थे वो उनमें शायद 10 साल लगे, 8 साल लगे। और ये जड़मोड़ जिला टनल जो है, उसकी भी अप्रूवल जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही दी थी, यूपीए गवर्नमेंट की। और यहाँ में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हो, मेरी उनके साथ कई मामला पर नहीं बनती है और ये मैं वहां पर, लेकिन जो कीपिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये चीजें, बहुत सारी चीजें उस वक्त से ही स्टार्ट हो गई थी। और ये कितने शर्म की बात है कि 1974 में यहाँ की जो रेलवे लाइन है जम्मू से श्रीनगर तक का, उसका ये अप्रूवल पार्लियामेंट ने दिया था, ये कैबिनेट ने दिया था। 1974 से लेकर आज 2024 में भी अभी हम यानी पूरे 50 साल के अरसे में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बता रहा हूं कि ये जो बिजली, पानी, सड़क, रेल, हेल्थ की सुविधा अगर 2024-2025 में भी कश्मीर में कोई हमें दे के ये बोल रहा है कि हमने आपके ऊपर बड़ा उपकार किया है, आपके ऊपर बड़ा कर्म किया है, तो 21वीं सदी में इन सब चीजों के लिए भी अगर हम उपकारी रहेंगे, आभारी रहेंगे, तो फिर सरकार का काम क्या है, ये मुझे बताएं। हाँ, अब रही बात जो हमारे मैनिफेस्टो की बात है, हमने अपने दोस्त जो मेरे यहाँ पर सवाल कर रहे थे कि 5 साल बाद, बिल्कुल 5 साल बाद की बात नहीं, कि 5 साल में हम इन कामों को करने की पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल इन सब कामों को पूरा करने के लिए हम तहे दिल से अपने ऊपर ये जो हमने एक मशाल उठाई है, इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे तनदेही से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने भी और बाकी बीजेपी ने भी 15-15 लाख वाले और जो अपने चुनावी वादे किए थे, ये ऐसे कुछ वादे हमने किए, बिल्कुल नहीं। हमारे वादे जो हैं बिल्कुल इस बात पे डिपेंडेंट करते हैं कि हमारी नीयत क्या है, हमारी नीति क्या है। सरकार की नीति अच्छे तरीके से आगे चल रही है और सरकार की नीयत भी ठीक है। हाँ, स्टेटहुड के लिए हमें इसलिए बिल्कुल जरूरत है क्योंकि स्टेटहुड को लेकर जो यूनियन टेरिटरी में जितने पावर्स की कमी है, जैसा कि मैंने अभी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात की या बाकी डिपार्टमेंटल चीजों की बात की, या पिछले दिनों की कंट्रोवर्सी, आपको खुद ही पता है कि कितना बड़ा इस चीज के ऊपर हंगामा हो गया। और 2 पावर सेंटर्स, 2 एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर नहीं काम कर सकते एक साथ, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है और डेमोक्रेसी और इस विचारधारा के लिए भी सही नहीं कि जहां पर लोग सरकार की तरफ देखते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, और उसके लिए स्टेटहुड का आना बहुत ही जरूरी है ताकि जितने भी वादे किए गए हैं उनको अच्छी रफ्तार देके कम से कम टाइम में पूरा किया जा सके। यूनियन टेरिटरी में इन चीजों को लेकर हाँ काफी फंड्स की भी समस्या रहेगी और बहुत सारे जो फैसले लिए जाते थे या लिए जा सकते थे उनके ऊपर बहुत सारी मतलब जो गुंजाइश नहीं है फैसले करने की, फैसले लेने की, क्योंकि कई पावर सेंटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये आपको और हम सबको अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है कि क्या ये सही नहीं है कि डिफरेंट पावर सेंटर्स में फिर काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं।
और इन सब चीजों को लेकर अगर हमारी सरकार इस वक्त डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, तो करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के हित में है, यहाँ की आवाम के हित में है। आवाम ने इसी के लिए तो वोट डाला है कि हमें अपने वो हुकूक मिलने चाहिए जिसका जो हमसे छीने गए हैं। हम तो कोई नई चीज नहीं मांग रहे। जी बेशक, ठीक है। ज़ुहैब साहब का रुख करते हैं पीडीपी से। ज़ुहैब साहब, जिस तरह आपने भी सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि और हाफ टर्म में उन्हें घेरने की जो कोशिश है विपक्ष की वो की जा रही है, भले ही आप हो या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, विपक्ष का काम है और ये अच्छी बात है कि इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी के इन मसलों को उठाने की बात करें, इन 3 दिन में देखा जाए तो सिर्फ वक्फ कानून का ही मसला उठा है और उस पर भी चर्चा हो नहीं पाई है। ये तो पूरे मुल्क भर का मुद्दा है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर पीडीपी की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने ये कहा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज स्पीच उन्होंने ये कहा कि लोगों ने हमें इसी वजह से स्टेटहुड के लिए वोट दिया है। ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि आपने लोगों को ये बोला कि स्टेटहुड तो बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आराम से हम लेके आ जाएंगे। बात तो हमें मुद्दा तो हमारा 370 का है। आपने ये कहा लोगों को, आपने ये कहा कि हम लोग वापस अपनी खोई हुई शनाख्त को वापस लेके आएंगे। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, आपने इतने सारे तशख़्ख़ुस की बात की। इस वजह से आपको लोगों ने वोट दिया और कंसोलिडेटेड वोट दिया। मुझे ताज्जुब होता है कि आज ये सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं और सिर्फ वो डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ एक अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन लोगों ने हमें, फिर से मैं इनको याद दिलाऊं, 370 के लिए भी वोट दिया था। तो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीचेस में, पॉलिटिकल स्पीचेस में बोला था कि हम 370 को वापस लेके आएंगे। उसके बाद इन्होंने एक और गलत बात बोली कि जो एम्स है, एम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक एम्स मिलने वाला था, वो हमने पीडीपी की सरकार ने 2 एम्स लेके आए, एक जम्मू के लिए अलग, कश्मीर डिवीजन के अलग। जो बजट था पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें स्मार्ट सिटीज सिर्फ जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक स्मार्ट सिटी मिल रही थी। फिर हमने स्मार्ट सिटी जम्मू को भी बनवाया, फिर हमने स्मार्ट सिटी कश्मीर को भी बनवाया। तो ये जो ये गुलाम नबी आजाद की जो ये बात करते हैं कि उस टाइम एम्स की नींव रखी थी, सो ही इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, सो ही नीड्स टू, वो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तीसरी चीज, अभी तक आपने, अब मैं फाइनल आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने इतनी सारी इल्तिजा कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, आपने इतनी सारे मतलब एक हिसाब से जिसे कहते हैं, यू लिटरली हैव, आपने अपने आप को रोल्ड योर सेल्फ लाइक अ कारपेट। चाहे आप टूलिप गार्डन में हो, चाहे आप जेडमॉर टनल की, जहां पे जब वो इनॉग्रेशन करनी हो कि वहां पे आप मौसम की गर्मी के बारे में, दिलों की गर्मी के बारे में बात करें, चाहे आप शॉल डिप्लोमेसी के बारे में बात करें, ये सारी चीजें आपने तो कर ली। यू हैव लिटरली, मतलब आपने अपनी स्पाइन को पूरा बेंड कर दिया टायरेंट के सामने, जिनके खिलाफ आपने बात की पूरे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। ठीक है, आपने किया, कोई बात नहीं, आपके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए सेंटर के साथ, लेकिन वहां से आया क्या? जब हमने 2014 में कंडीशनल बीजेपी के साथ अलायंस किया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अलायंस किया था, एजेंडा ऑफ अलायंस किया था, तो उस टाइम पे हमें कम से कम हमने 80,000 करोड़ का पैकेज लेके आए थे। हमने 80,000 करोड़ के पैकेज के हिसाब से काम किया है। वो उमर साहब ने अपने एड्रेस में, जब उनका एड्रेस था पिछली असेंबली में, उन्होंने उसके बारे में बात की है कि हाँ जी 2014 के बाद 80,000 करोड़ आए हैं। हमने तो वो लेके आए हैं, लेकिन आपने पिछले 6 महीने से इतनी सारी डिप्लोमेसी करने के बाद, मतलब लिटरली फॉक्स एंड बार्गेन करने के बाद, आपने क्या हासिल किया अभी तक? जिल्लत के अलावा क्या हासिल किया? कम से कम आप अपने तशख़्ख़ुस की ही बात कर लेते, वही ठीक होता। लेकिन इसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से एक हिसाब से यू हैव प्लीडेड योर केस, आपने प्रेयर की तरह होप किया है, प्रेयर की है इनको, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास आया कुछ नहीं है। और आज की डेट में अब आप अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हाउस में भी कंफ्यूजन करते हो क्रिएट। स्पीकर की जी एक पोजीशन है, हमारे लेजिस्लेटर्स की अलग पोजीशन है, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बाकी वाले ये कर रहे हैं। व्हाट हैव यू रियली डन? और आपके पास टाइम लिमिट के हिसाब से आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? ठीक है, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला 5 लाख नौकरियां देनी है उनको, ठीक है, फेज वाइज बताइए कितनी आप 6-6 महीने के बाद, 8-8 महीने के बाद नौकरियां देंगे, आप बताइए।
कि कितने देर के बाद फेज वाइज जो रेगुलराइज होने वाले हैं एम्प्लॉइज उनका क्या होगा, फेज वाइज बताइए रिजर्वेशन के इशू का क्या होगा, फेज वाइज बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल डिटेनीज की क्या आपने बात कही अभी तक? इतने सारे, देयर आर सो मेनी यंग बॉयज हु आर लैंग्विशिंग इन जेल्स अक्रॉस द कंट्री। उनके पास बहुत सारे बच्चों को कैंसर हो गया है, उनके माँ बाप उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि कोई वाराणसी जेल में है, कोई भोपाल जेल में है, कोई फलाना जेल में है, कोई पोर्ट बलवाल जेल में। 40-40, 50-50 हजार लगा के टिकट बना के वहां पे जाना, वापस आना, और वो बच्चा मर रहा है वहां पे। उनके बारे में आपने क्या बात की है? और जितने सारे पॉलिटिकल डिटेनीज हैं उसके लिए कम से कम एक रिपोर्ट बनानी चाहिए थी आपको कि किसी का कोई ऑफेंस है, किसी का कोई ऑफेंस है। अगर माइनर ऑफेंस है कोई या मेजर ऑफेंस नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके लिए आप सरकार से क्या पैरवी कर रहे हैं? आपने तो सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैला रखा है। आइडेंटिटी के नाम पे, 370 के नाम पे, पॉलिटिकल डिटेनीज के नाम पे बीजेपी को गालियां देके आपने तो वोट हासिल कर लिए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अब आप कर क्या रहे हैं? पॉलिटिकल डिटेनीज के बारे में क्या कर रहे हैं? माई हार्ट गोज आउट फॉर द यंग चिल्ड्रन, फॉर द यंग बॉयज एंड पीपल हु आर लैंग्वेज इन जेल, और उनके माँ बाप की क्या हालत, उनके माँ बाप कितने परेशान हैं कि हमारे बच्चे जेलों में। उनके बारे में बात कीजिए आप। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रादर, आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू बी वेरी इनडिसिप्लिन्ड अबाउट इट। मैं आपको साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चीजों के बारे में बात कीजिए। रामनवमी का त्योहार है, बहुत अच्छा त्योहार होता है। इट्स एन ऑस्पिशियस बर्थडे ऑफ लॉर्ड राम। अक्रॉस द कंट्री प्रोसेशंस निकलते हैं, मस्जिदों के ऊपर लोग चढ़ते हैं और उसके बाद उनके गुंबदों के ऊपर सैफरन क्लाइड वो ध्वज उस पर लहराते हैं। आप इसके बारे में कहां पे मजम्मत करते हैं? कम से कम कुछ तो कीजिए। यू हैव टू शो सॉलिडारिटी विद द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया में हर मजहब के लोग खूबसूरती से रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है हमारी जो डिफरेंशिएशन है, जो मोज़ाइक है, ये जो अलग अलग ब्यूटीफुल गुलदस्तों फ्लावर्स का जो ये गुलदस्ता है, ये वैसा ही हमेशा रहना चाहिए। प्लूरलिज्म रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वहां से कोई बेवकूफी कर रहा है, आप चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि आपको अपने मास्टर्स को दिल्ली में खुश करना है। अल्टीमेटली वापस आया क्या? कुछ भी नहीं। So you have to talk about these things. जी बेशक, ठीक है। सफ़ी साहब क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस फंक्शनल नजर नहीं आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती से आवाज नहीं उठा रही है और अभी भी ज़ुहैब साहब की तरफ से वही इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगे हैं। देखिए, मैं ज़ुहैब साहब के जज्बात की कदर करता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। जो उन्होंने बातें यहाँ पर हमारे सामने रखी है आपके माध्यम से, ये उनकी, हमारी और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अक्रॉस द कंट्री, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुस्लिम्स की अपनी आइडेंटिटी, उनके पर्सनल लॉज, उनके रिलीजियस राइट्स, उन सब के ऊपर सब लोगों का इक्वली राइट है। और चूंकि इस वक्त हम लोग गवर्नमेंट में है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। मैं इस चीज की भी तायद करता हूँ, लेकिन ये कुल्ली तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम सब लोग भी अपने तरीके से इस चीज पे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे डिफरेंट लीडर्स, हमारे लेजिस्लेटर्स, जहां भी उनको मौका मिलता है, जिस भी फोरम पे उनको मौका मिलता है, बात रखते हैं। हम यहाँ पर टीवी पे डिबेट करते हैं अक्सर बेशतर। आप पिछले 5 से 10 डिबेट्स यहाँ इसी चैनल पे देख लीजिए। इन सब चीजों पे बात हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बात हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस चीज के ऊपर बात करें तभी बात बनेगी। नो, पार्टी का एक सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है। आप इस वक्त पीडीपी के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर PDP is speaking and you are speaking on their behalf, and whatever you said that is relevant to the party's ideology and its manifesto. तो उसी हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, और हमने अपनी आइडेंटिटी को लेकर आपको, चाहे आप उसको डाइल्यूटेड बोले या क्या बोले, लेकिन मेरे हिसाब से दैट इज प्रॉपरली क्राफ्टेड, केयरफुली क्यूरेटेड एक जो रेजोल्यूशन सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर, और उसमें जिस तरीके से बात रखी गई है दैट इज अ रेलेवेंट थिंग, और उसमें किसी भी हिसाब से कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है। और ये आपकी इंटरप्रिटेशन है इसके ऊपर, या दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि इस चीज को हमने डाइल्यूट किया। भाई, जो चीज हमें लानी है
उसके लिए हमें प्लीड भी करना है, अपने केस को आगे लेकर जाकर लड़ना भी है। और लड़ने का खाली ये तरीका नहीं कि आप बंदूक उठाए, आप तलवार उठाए, आप छड़ी उठाए, आप डंडा उठाए। बातों के यानी जो इस वक्त हम बात करें, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, और ये दलाइल की जंग है। और यहां पर हम दलाइल के जरिए ही अपने जो भी हमारे सियासी हरीफ है, क्योंकि हमारा तो कोई पॉलिटिकली दुश्मन है नहीं, यहाँ पर कोई मुल्क का कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम में से किसी की कोई दुश्मन नहीं है। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस को मेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन। और उसके बाद we can fight, yes, we have every right to fight, but our fight should have grace, that should have ultimate provisions of the law, and within the ambit of constitution, whatever is possible, whether it is judiciary, whether it is executive, whether it is media, or political platform, or any platform, we are pleading our cases in a better way, and we are expecting good results from those who have snatched these rights from us. It's not about a political party, but it's about a political ideology. A lot of things have changed in the country since the chariot of hatred, जिसको मैं कहता हूं, जब अडवाणी जी ने सितंबर 90 में वो रथ यात्रा स्टार्ट की थी। आज के दौर में एवं उन्होंने वो सारी चीजें खड़ी करके, वो रथ यात्रा करके जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की मूवमेंट खड़ा की थी उन्होंने, और उस वक्त से आज तक इतनी पोलराइजेशन हुई है कि आज इनफैक्ट कई सारे लोगों को लगता है कि अडवाणी जी तो बहुत मॉडरेट थे, और आजकल जो हो रहा है उसमें तो बहुत हद पार होगी। तो इन हालात में आपको लड़ना भी सीखना है, लड़ने के तरीके भी बदलने हैं। गेम तो हमने नहीं छोड़ा है, गेम के रूल्स जो है अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गेम को आगे बढ़ाना है और इस चीज को जीत के दिखाना है। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। चाहे वो इंडिया के मुसलमानों की आइडेंटिटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, हमारे राइट्स हो, हमारी जॉब्स हो, और या हमारा स्टेट हो, इन सब चीजों को लेकर कंप्रहेंसिव तरीके से हमारी पार्टी और हमारी गवर्नमेंट इन चीजों पे बात कर रही है, लड़ भी रही है, डिस्कशन भी कर रही है, नेगोशिएशन भी कर रही है, बार्गेन भी कर रही है, और ये कहीं पर भी हम पीछे नहीं है। हाँ, इसके रिजल्ट्स अपने टाइम पे आएंगे, जैसे कि हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। अभी एक इंक्यूबेशन पीरियड है गवर्नमेंट का, क्योंकि एक नए सिस्टम में गवर्नमेंट काम कर रही है, और इस सिस्टम को समझने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए था। और जैसा कि अभी आपको भी पता है, when you are in political circles, you have remained in political power corridors, you know how the system works. सिस्टम में ऐसे नहीं होता कि कोई वो भी बात बोली जाए और वो हो जाती है। नो, देयर इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को फॉलो करना, जितने भी लोग हम डेमोक्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम इन चीजों पर बात भी कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर हम इन चीजों के ऊपर अपनी जो लड़ाई है वो भी लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को जीतने के लिए जो भी चीज दरकार है वो हम कर रहे हैं। जी बेशक, ठीक है सोफिया अराफात साहब, आज की खास चर्चा में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के मसले जल्द हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पर काम करती नजर आए, और जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए, जितने भी तमाम अहम मसले बीजेपी और पीडीपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो जल्द ही पूरे हों। रविंदर सिंह जी और जोहैब यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अहम मसलों पर